बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई है। टीएमसी के नेता जहां भी जा रहे हैं, लोग उनका विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी के लाडले भतीजे अभिषेक बनर्जी जो दूसरों को धमकी देते थे, अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। चुनाव के बाद पहली बार अभिषेक बनर्जी आम जनता के बीच गए थे, लेकिन वहां आम लोगों ने उनका जमकर विरोध किया। लोगों ने चोर चोर का नारा लगाया और अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके। उसके अलावा उनके साथ मारपीट भी की गई। चुनावी हिंसा से प्रभावित लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे अभिषेक बनर्जी को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। घटना के दौरान उनके साथ मारपीट करने और कपड़े फाड़ने का आरोप भी लगाया गया है। बंगाल में नई सरकार के निशाने पर आने के बाद सबसे ज्यादा चिंता अभिषेक बनर्जी की बढ़ गई है। अब सीआईडी ने भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की पुलिस ने शनिवार को बताया कि अवैध रेत खनन के आरोपी और फरार टीएमसी नेता के घर पर तलाशी अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी और सोना बरामद किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि फरार टीएमसी नेता लवन शेख के घर से 49.75 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि उनके घर से 503 ग्राम सोने के आभूषण भी जब्त किए गए हैं। वहीं लवन के कारोबारी साझेदार शमीम शेख को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लवन का एक अन्य कारोबारी साझेदार सोहेल शेख भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस लवन शेख और सोहेल शेख दोनों की तलाशी में जुटी है और जिले के सभी थाने को अलर्ट पर रखा गया है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों आरोपी अवैध रेत खनन के अलावा सड़क निर्माण के ठेकों के कारोबार में भी शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठियों पर शुभेंदु सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है और उनके लिए अलग अलग जगहों पर होल्डिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। इन सेंटरों में फिलहाल कुल 335 लोगों को रखा गया है। इन लोगों को तब तक यहां रखा जाएगा जब तक उनकी पहचान और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती। अधिकारियों ने बताया कि सबसे अधिक ऐसे लोग उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट क्षेत्र में हैं, जो बांग्लादेश सीमा के करीब स्थित है। यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिनके बांग्लादेशी या रोहिंग्या होने का शक है। खबर के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में कुल 11 होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। इनमें से कुछ सेंटर पुलिस जिलों के अधीन चल रहे हैं, जबकि कुछ जिला प्रशासन की देखरेख में संचालित किए जा रहे हैं। वहीं बांग्लादेशी के खिलाफ हो रही कार्रवाई और उनके लिए बनाए गए होल्डिंग सेंटर से आप दर्शक खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड सीएम शुभेंदु जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग घुसपैठियों के खिलाफ हैं और उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उससे देश के लोग खुश हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे टीएमसी के नेताओं के कारनामे बाहर आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के भीतर असंतोष लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत मजूमदार ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए आरोप लगाया है कि टीएमसी अब केवल मुस्लिमों के लिए काम करने वाली पार्टी बन गई है। उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी को ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा भेज दिया। अभिजीत मजूमदार ने प्रदेश अध्यक्ष पद के साथ साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। मजूमदार ने कहा कि स्थापना के समय से मैं टीएमसी का सदस्य और सचिव था। इसके अलावा टीएमसी मीडिया सेल का प्रमुख रहा और इस बार गुवाहाटी से चुनाव भी लड़ा। कोई भी हिंदुत्व मानने वाला व्यक्ति टीएमसी में नहीं रह सकता। अब टीएमसी का मतलब तृणमूल मुस्लिम कांग्रेस हो गया है। दर्शकों, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जैसे नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के नेता लगातार इस्तीफा देकर पार्टी से दूरी बना रहे हैं, जिससे ममता बनर्जी तिलमिला गई है। चुनाव के नतीजों से पहले टीएमसी सांसद सयोनी घोष भी बीजेपी के नेताओं को धमकी दे रही थी, लेकिन अब सयोनी घोष भी शांत नजर आ रही है। सयोनी घोष की अब भाषा बदल गई है। पहले वो हिंदुत्व का अपमान कर रही थी, जय श्री राम के नारे से उन्हें आपत्ति थी, लेकिन अब वो हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाने और शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए माफी मांग रही है। अब सयोनी कह रही हैं कि उस वक्त मैं 22 साल की एक लड़की थी और उन्हें ट्विटर भी चलाने नहीं आता था, लेकिन अब सयोनी घोष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कार्रवाई से बचने के लिए सयोनी घोष के तेवर बदल गए हैं। वहीं टीएमसी को एक और तगड़ा झटका लगा है। दरअसल चंदन नगर नगर निगम में 33 पार्षदों में से 30 ने इस्तीफा दे दिया। पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। वहीं पार्षदों के इस्तीफे से टीएमसी का बोर्ड भंग हो गया। इन सभी पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। वहीं कोलकाता के चर्चित ट्रंप टावर प्रोजेक्ट को लेकर नया विवाद सामने आया है।
टीएमसी पार्षद फैज अहमद खान ने इस लग्जरी रिहायशी परियोजना पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि पूरी इमारत अवैध तरीके से बनाई गई है। उनके बयान के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। फैज अहमद खान टीएमसी विधायक जावेद अहमद खान के बेटे हैं और वर्तमान में वार्ड पार्षद हैं। उन्होंने कहा कि 42 मंजिला ट्रम्प टावर पूरी तरह से नियमों के खिलाफ बनाकर खड़ा किया गया है। उनके अनुसार इतने बड़े प्रोजेक्ट को बिना उचित अनुमति और तय नियमों की अनदेखी करते हुए तैयार किया गया है। तो देखा आपने कैसे अब टीएमसी के नेता ही पार्टी की पोल खोल रहे हैं। दर्शकों, जिस तरह से टीएमसी के लोग बगावत कर रहे हैं और खबर आ रही है कि टीएमसी के 20 सांसद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, उससे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या सयोनी घोष भी पाला बदलने वाली है। क्योंकि सयोनी घोष जो पहले बीजेपी के खिलाफ काफी आक्रामक थी, लेकिन अब वो शांत नजर आ रही है। यही वजह है कि सवाल उठने लगा है कि क्या सयोनी घोष भी अब टीएमसी से दूरी बना रही है। टीएमसी के नेता जहां जा रहे हैं, लोग उनका जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं अब ममता बनर्जी के लाडले भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बंगाल के लोग अभिषेक बनर्जी को अभी जमकर विरोध कर रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि लोगों ने अभिषेक बनर्जी को खदेड़ दिया, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी को मुंह छुपाकर भागना पड़ गया। बीजेपी को बदनाम करने के लिए अभिषेक बनर्जी एक टीएमसी वर्कर के घर गए थे, लेकिन इलाके के लोगों का गुस्सा अभिषेक बनर्जी पर फूट गया, जिसके बाद उन्हें जैसे तैसे वहां से भागना पड़ा। दूसरी तरफ एक और फर्जीवाड़े में अभिषेक बनर्जी फंस गए हैं, जिसके बाद सीआईडी ने भी शिकंजा कस दिया है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल विधानसभा में फर्जी दस्तखत मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को सीआईडी द्वारा समन किए जाने के बाद अब एक और बड़ी घटना सामने आई है। टीएमसी की सरकार के दौरान जो लोग डर कर बुआ और भतीजे के खिलाफ चुप थे, अब वो खुलकर विरोध जता रहे हैं। दरअसल टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को शनिवार को सोनारपुर दौरे के दौरान स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान कुछ लोगों ने कथित तौर पर उनके साथ धक्का मुक्की की और मारपीट की। कहा यह जा रहा है कि लोगों ने अभिषेक बनर्जी की पिटाई भी की है। अभिषेक बनर्जी ने खुद कहा है मीडिया से कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। बता दें कि अभिषेक बनर्जी के चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आए थे, जिसके बाद वहां के आम लोगों ने अभिषेक बनर्जी का विरोध किया और उन पर चोर चोर के नारे भी लगाए। इस दौरे के दौरान अभिषेक बनर्जी पर अंडे और पत्थर फेंके गए। हमले के बीच टीएमसी नेता ने हेलमेट पहन रखा था और सुरक्षाकर्मी उन्हें घेरा बनाकर सुरक्षित जगह ले गए। हमले के दौरान अभिषेक बनर्जी को वहां से हेलमेट लगाकर भगाना पड़ा, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी को वहां टीएमसी के एक वर्कर के घर छुपना पड़ा। भीड़ बाहर इंतजार कर रही थी, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने मीडिया से कहा कि जब तक पुलिस यहां नहीं आएगी तब तक वो कहीं नहीं जाएंगे। अभिषेक बनर्जी बाहर खड़े भीड़ से ऐसे डरे कि उन्हें घर में छुपना पड़ा। हालांकि इस हमले को लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये सब बीजेपी प्रायोजित है। देखिए इन्होंने क्या किया है, यही इनके लोकतंत्र की मिसाल है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है। वहीं मीडिया से बात करते हुए भीड़ में शामिल लोगों ने कहा कि वो किसी पार्टी से नहीं है, टीएमसी के लोग चोर हैं। उन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं किया है, हमारे पैसे लूटे हैं, उन्होंने न सड़क बनवाई न नाले, इसलिए हम लोगों ने उनका विरोध किया है। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वाले लोगों ने यह भी कहा कि अभिषेक बनर्जी अपने आप को महाराज समझते हैं और वो चुनाव के नतीजों के बाद यानी 4 मई के बाद हिंदुओं को देख लेने की धमकी दे रहे थे, इसलिए हम लोग उनसे गुस्से में हैं। दर्शकों, जिस तरह से लोग टीएमसी के खिलाफ गुस्से में हैं, उससे अब टीएमसी के नेताओं के लिए आम लोगों के बीच जाना मुश्किल हो गया है। 15 सालों तक बंगाल को लूटने वाले टीएमसी के नेताओं पर अब आम लोग का गुस्सा फूट रहा है। वहीं दूसरी तरफ शनिवार को ही अभिषेक बनर्जी को नोटिस देकर उनसे यहां जांच अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया। ये नोटिस विधानसभा सचिवालय को सौंपे गए एक मैसेज में पार्टी विधायकों के जाली हस्ताक्षर के कथित इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में है, जिसमें शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष के नेता के तौर पर समर्थन दिया गया था। नोटिस को सीआईडी सूत्रों ने एक समन बताया है, जिसमें उन्हें सोमवार को दोपहर में एजेंसी के भवानी भवन मुख्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया था। यह नोटिस अंततः अभिषेक बनर्जी को व्यक्तिगत रूप से उनके कालीघाट रोड स्थित आवास पर दिया गया। वहीं जांच टीम के जाने के बाद अभिषेक बनर्जी ने मीडिया से कहा कि मुझे अभी नोटिस का कंटेंट देखना बाकी है। मैं अपने वकीलों से सलाह लूंगा और सही जवाब दूंगा। मैं हर तरह से जांच में जरूर सहयोग करूंगा। बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह कदम राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीधे विरोध का नतीजा है। तो देखा आपने कैसे बीजेपी नेताओं को धमकी देने वाले अभिषेक बनर्जी अब लाइन पर आ गए हैं और कह रहे हैं कि मैं हर तरह से जांच में जरूर सहयोग करूंगा। वहीं इससे पहले भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कुल मिलाकर देखें तो अभिषेक बनर्जी हर तरफ से घिर गए हैं। एक तरफ उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा गया है, तो वहीं आम लोग भी उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अब अभिषेक बनर्जी के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। सीजेआई सूर्यकांत ने राहुल गांधी का पूरा प्लान ही फेल कर दिया है, जिसके बाद राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है।
दर्शकों, सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद मामले को लेकर राहुल गांधी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आमने सामने हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि गांधी की टिप्पणियां बार बार चुनावी हार से उपजी हताशा को दर्शाती हैं। उन्होंने गांधी पर भारत की तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति का लगातार विरोध करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक अलग ही मानसिक स्थिति में पहुंच गए हैं। लगातार चुनावी हार के कारण वे हताश नजर आते हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने एसआईआर का विरोध किया, वो ईवीएम का विरोध करते थे। उन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया। ऐसा नहीं लगता कि वो भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ खड़े हैं। राजनीति बाद में की जा सकती है, अभी सबसे जरूरी बात यह है कि इन छात्रों और परीक्षार्थियों का मानसिक तनाव और ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। वहीं राजस्थान में नीट पेपर लीक होने के बाद सीकर के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन यह मुलाकात चर्चा का विषय तब बन गई जब ये बात सामने आई कि इस दौरान एक हिस्ट्री शीटर भी वहां मौजूद था। इसके बाद से सियासी विवाद छिड़ गया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी और पीड़ित परिवार की मुलाकात में एक हिस्ट्री शीटर शामिल था। हालांकि एनएसयूआई की ओर से स्पष्ट जवाब दिया गया कि मीटिंग में मौजूद शख्स हिस्ट्री शीटर नहीं है, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिसके ऊपर कुछ आंदोलनों के चलते एफआईआर दर्ज की गई थी। उस पर कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और पीड़ित परिवार की मुलाकात में गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा राजेश जोया और सरकार भी शामिल था। दर्शकों, एसआईआर और वोट चोरी के जरिए भी राहुल गांधी बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एसआईआर नियम के मुताबिक सही है। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को भी क्लीन चिट दे चुका है। ऐसे में राहुल गांधी अब ना तो ईवीएम पर सवाल उठा सकते हैं और ना ही ईवीएम और वोट चोरी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के हाथ से ये मुद्दा छीन लिया है। यही वजह है कि अब वो दूसरे मुद्दों के सहारे सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूचियों के एसआईआर यानी विशेष गहन संशोधन कराने के फैसले को सही ठहराया है। अदालत ने कहा है कि इस कवायद का मकसद देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को मजबूत करना है। ये फैसला चुनाव आयोग द्वारा पिछले साल बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्णय को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर आया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और इसके तहत बने नियमों के तहत ऐसा संशोधन करने का संवैधानिक अधिकार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गए हैं। प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक घोषित किया। ये स्पष्ट है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने शुरू से ही इसका विरोध किया है, क्योंकि वो भारतीय मतदाताओं के साथ नहीं बल्कि अवैध घुसपैठियों के साथ खड़े थे। ये सही मायने में एक राष्ट्र विरोधी कृत्य था। क्या राहुल गांधी आज भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए माफी मांगेंगे? दर्शकों, कर्नाटक में डीके शिवकुमार को नेता चुनने के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और इसके लिए कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला बेंगलुरु पहुंचे। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट के बाहर निकले, वहां मौजूद दलित समुदाय के नेताओं ने उन्हें ज्ञापन सौंपा कि दलित समाज के नेता पूर्व मंत्री KH मुनियप्पा को डिप्टी सीएम बनाया जाए। बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर कई घंटों तक चले इस प्रदर्शन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। दलित समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि मडिगा समुदाय को कभी भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या KPCC अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद नहीं दिए गए हैं और उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बार समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि उप मुख्यमंत्री पद देने से इनकार करना कांग्रेस को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है और कहा कि अगर उनकी बात अनसुनी की गई तो समुदाय पार्टी को सबक सिखाएगा। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहे हैं जब कांग्रेस के शीर्ष नेता, जिसमें महासचिव KC वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल हैं, वो शहर के शांग्रीला होटल पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर शीर्ष पदों के लिए लिंगायत समुदाय का भी दबाव है। गुरु बसवा पट्टादेवरू और उनके समर्थकों के वरिष्ठ नेता ईश्वर खंडगे ने मुख्यमंत्री पद की मांग की है। गुरु बसवा ने ANI से बात में कहा कि अगर ईश्वर खंडगे को उप मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया तो लिंगायत समुदाय अगले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएगा। तो देखा आपने कैसे कर्नाटक में सरकार बनने से पहले कैसे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पद को लेकर घमासान चल रहा है। दो बड़े समुदायों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो अगले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दलित नेताओं ने तो एयरपोर्ट पर प्रदर्शन करके राष्ट्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाया ही, वहीं लिंगायत संत ने भी अपना दावा पेश कर दिया। वहीं सिद्धारमैया भी राज्य की राजनीति में एक्टिव रहना चाहते हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई को सूत्रों ने बताया कि सिद्धारमैया भी नई कर्नाटक कैबिनेट में अपने बेटे और वफादारों के लिए पद की मांग कर सकते हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री का पद भी शामिल है। हालांकि नेतृत्व का सवाल सुलझा हुआ है, लेकिन आने वाले दिन ये तय करेंगे कि नई व्यवस्था में सिद्धारमैया का प्रभाव कितना रहेगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 में कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस सरकार के दौरान जो फॉर्मूला अपनाया गया था, उसी फॉर्मूले के पक्ष में सिद्धारमैया बैटिंग कर रहे हैं। दरअसल तब एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे, लेकिन सिद्धारमैया उस वक्त बनाई गई कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष थे। उस कमेटी के जरिए वो सरकार के बाहर रहते हुए भी हर बड़े फैसले में शामिल रहते थे, उनकी बात सुनी जाती थी। और अब कर्नाटक में डीके शिवकुमार सरकार के दौरान भी वो फिर से वैसा ही ढांचा चाहते हैं। दर्शकों, जिस तरह से पद को लेकर कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है, उससे ये साफ है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला खेल न कर डालें। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें